everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube चैनल जहां पे चल रही है MPCJ के लिए क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज, जहां पे अभी से पहले स्टूडेंट्स हम CRPC एंड IPC को अच्छे से डन कर चुके हैं और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम कवर करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट अच्छे आते हैं, कई बार डायरेक्ट आते हैं, कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड आते हैं। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे। किसी को भी अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिविजन चाहिए तो उसका रिवीजन के तौर पे वन शॉट इसी पूरे मैं कहूं तो टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको और यूट्यूब चैनल पे उसका वन शॉट मिल जाएगा। सो इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिवीजन तो आप वन शॉट जाके जरूर देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन और देखेंगे कि आज की क्लास में हमारे पास पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए हमें ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और जहां जहां से जो क्वेश्चन आ चुके हैं स्टूडेंट्स उसका कॉन्सेप्ट हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि रिविजन हमेशा आप अपने बेरेट के साथ करें बेटा, पीवाईक्यूज को देखते हुए करें, बिकॉज हर साल हमने क्वेश्चंस को रिपीट होते हुए देखा है। Not just you should look into just your state PYQ, state judiciary PYQs, but you must look into other state judiciary PYQs as well. First question क्या कहता है? In which agreement consideration is necessary? We know बेटा general rule क्या कहता है? General rule says that every agreement must have an consideration. ऐसा agreement which does not have a consideration renders the agreement void. क्या बन जाता है वो एक void agreement बन जाता है. But this general provision is subjected to 3 exceptions that are mentioned under your section number 25. 25 में कौन कौन से exceptions mention है ये देखो. It says कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्सेप्शन में आ गया। टू पे अ टाइम बार डेट, ये भी एक्सेप्शन में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्लियर कट बोलता है दैट देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, ये भी बोलता है कि कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में वी डू नीड अ कंसिडरेशन, ये क्लियरली बोलता है दैट इट इज एन एग्रीमेंट जहां पे ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए दैट वन पार्टी सेव्स द अदर पार्टी फ्रॉम एनी लॉसेस, जो कि उसकी वजह से हो सकती है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने का जहां पे संविदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। तो तीनों ही मामले में हमें कंसिडरेशन नहीं चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में चाहिए हमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमें कंसिडरेशन चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन बोले तो समथिंग फॉर समथिंग। इट इज व्हाट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स तो कुछ मुझे भी मिलना चाहिए और कुछ आपको भी मिलना चाहिए, जिसको हम क्विड प्रो क्यो भी कहते हैं, समथिंग फॉर समथिंग। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है नो पार्टी शुड बी लेफ्ट विदाउट एनी बेनिफिट्स, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सो डेफिनेशन में 2D में आपको डिफाइन कर रखा है व्हेन एट द प्रॉमिस ऑफ एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सो ऑलवेज रिमेंबर कंसिडरेशन फ्लो किसके डिजायर पे होता है? प्रोमिसर के डिजायर पे फ्लो होता है। और फ्लो होता कहां से? हु गिव्स द कंसिडरेशन, हु पेज द कंसिडरेशन? इट इज द प्रोमिसी हु पेज द कंसिडरेशन, और इट कैन बी एनी अदर पर्सन ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। जैसे कंसिडरेशन है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, इन रिटर्न स्टूडेंट्स अगर मैं फीस डिमांड कर रही हूँ तो आई एम गोइंग टू डिजायर द फीस, जो मैं डिजायर करूंगी दैट माइट बी पेड बाय यू और दैट माइट बी पेड इवन बाय योर पेरेंट्स। अंडरस्टूड? तो कंसिडरेशन डिजायर ऑफ प्रोमिसर एंड कहां से फ्लो होता है? प्रोमिसी के यहां से। ये क्या करते हैं? प्रोमिसी हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कुछ कर चुका है या कुछ ना कर चुका है, दैट इज कुछ नहीं किया है। डस और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या तो कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। promises to do और abstain from doing, वादा कर रहा है कि वो फ्यूचर में कोई चीज करेगा या कोई चीज नहीं करेगा, that becomes past present and future consideration। एसेंशियल्स क्या है? ये हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पर आना चाहिए। देगा कौन कंसिडरेशन? प्रोमिस ही देगा। इट मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड इट मस्ट होल्ड सम वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या हो गया? कुछ भी वैल्यू का हो, बट कोई जरूरी नहीं है कि ये एडिक्वेट हो। दैट इज टू से inadequate consideration is also valid and inadequate consideration doesn't renders your agreement as void, but definitely it is going to give option to the court to presume that inadequacy of consideration के बेसिस पे हो सकता है कि यहाँ पे कंसेंट फ्री ना हो। जब कंसिडरेशन की बात कर लिए तो वी मस्ट ऑल्सो नो दैट व्हाट आर लॉफुल कंसिडरेशन, व्हाट आर लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि आपके सेक्शन नंबर 23 में आपको क्लियरली बोला है। जहां बोला है अगर ये 5 चीजें इसमें नहीं है तो हम बोलेंगे कि हमारा कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? लॉफुल है। क्या चीजें बोल रखी है इसमें? बोला इट शुड नॉट बी इट शुड बी फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ उसको फॉरबिड ना करे। नाउ
कैन आई से कि मैं आपको 2000 रुपीज का नोट दे दूं या पुराना 100 का नोट दे दूं? नो, नाउ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ इज बैंडेड, वो अभी सर्कुलेशन में नहीं है, सो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। क्लियर है? आगे चले, आगे देखो अगला क्या है, डिफीट द प्रोविजन। क्या बोला? अगर हमारे लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करे, जिस पर्पस के लिए लॉ बना है उसको ही डिफीट करते, फ्रॉडुलेंट है, वेयर आई वांट टू कमिट फ्रॉड विद यू, implies injury to a person or property of another, where if I asked you, go and kill somebody, I'm going to pay you 1,000 rupees or I'm going to pay you 1 lakh rupee. So we are planning to do what? We are planning to commit any injury or cause any injury to any other person or property. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, because consideration unlawful है, immoral है, opposed to public policy है, पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, इमोरल है। तो Question number 2. In which of the following circumstances original contract need to be performed? इन्होंने बोला कहां परफॉर्म करने की जरूरत है, नीड नॉट नहीं बोला है, तो कहां परफॉर्म करने की जरूरत है? नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्ट्रेशन, इसमें तो बेटा हमारा ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, नाउ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी प्रूव्ड, सॉरी नॉट प्रूव्ड बट परफॉर्म्ड। नोवेशन, recession where you are canceling the contract, alteration means you are modifying the terms and conditions of the contract, तो यहाँ पे आपको नया वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत है, पुराना नहीं। बट स्ट्यूपिलेशन, that needs to be performed. Stipulation is what? Stipulation is condition subject to the contract. These are the terms and conditions which have been previously affixed to the contract, वो हमें क्या करने की जरूरत है? परफॉर्म करने की जरूरत है। इसी पर डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 62 से 67, जो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट जो हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 62 सेज अगर नोवेशन हुआ है, रिसेशन हुआ है या ऑल्ट्रेशन हुआ है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसी पर 63 क्या बोलता है? प्रोमिसी को एक राइट देता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्पेंस कर सकते हैं कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट का रिमिशन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिमिशन मींस व्हाट स्टूडेंट्स? एक्सेप्टिंग द लेसर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, you have taken rupees 1000, you have taken a debt of rupees 1000 from me and I am asking you to repay it, तो अगर आप मुझे 600 रुपीज पे कर देते तो मैं बोलती हूँ ओके फाइन, ये मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमिट करती हूँ, 600 रुपीज इज ऑल दैट आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम यू इन रिटर्न ऑफ रुपीज 1000, तो अब आपको 600 रुपए में आप बरी हो जाते हैं। एक्सटेंड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, समय सीमा आप बढ़ा सकते हैं और एडिशनल टाइम दे सकते हैं, और एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फैक्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले और कोई भी उचित चीज जो लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, अगर वो कर ले तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोमिसी को राइट दे रखा है। जब ये चीजें हो जाती है स्टूडेंट्स, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको फिर कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोमिसी ने क्या कर लिया है? प्रोमिसी ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। प्रोमिसी तो एक्सेप्ट करेगा ना, बिकॉज प्रोमिसी इज गिविंग द कंसिडरेशन टू द प्रोमिसर फॉर द प्रोमिसर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, अगर हमने रिसेंड कर दिया, हम बोल रहे हैं रिसेशन कर रहे हैं, और वो भी किसका? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कंसेंट फ्री नहीं थी यहाँ पे। वॉइडेबल मींस वेयर द पार्टी गेट्स एन ऑप्शन और द सफरिंग पार्टी गेट्स एन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म, दूसरी पार्टी को फिर इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 65 में क्या बोला? वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? तो इसमें बोला जो अदर पार्टी बेटा कोई भी वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी बेनिफिट लेती है तो प्लीज रिस्टोर इट, और कॉम्पनसेशन देने के लिए भी बोला जा सकता है। 66 क्या बोल रहा है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। हम बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में दैट कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कैसे होगा? तो वैसे के वैसे इन्होंने बोला जब आप रिसेंड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपके ऊपर वही कम्युनिकेशन के रूल्स लगेंगे जो कि सेक्शन 4 एंड 5 में दे रखा है। 67 बोलता है अगर प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया या निग्लेक्ट कर दिया, आपको रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया प्रोमिसर को परफॉर्म करने के लिए, आई केम टू योर होम टू पेंट द हाउस बट यू रिफ्यूज टू प्रोवाइड मी एनी स्टूल और यू नो एनी सच स्टेयर्स जिससे मैं चढ़ के, या ऐसी कोई फैसिलिटी जिससे मैं पेंट कर सकूं, तो प्रोमिसी ने रिफ्यूज किया है। प्रोमिसर वाज द वन हु वाज परफॉर्मिंग, प्रोमिसी रिफ्यूज्ड इट, promisor is excused from the non-performance. Now you cannot make promisor liable for the non-performance because it was the promisee who did not let the promisor have any reasonable facility जिसकी मदद से वो क्या कर सकता था? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है? A contracts to pay B a sum when B marries C. This is a type of which contract? A ने बोला B को कि मैं तुम्हें पैसे तब दूंगा जब तुम
सी से जो है शादी कर लोगे, दैट इज हैपनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, दैट मींस इट इज अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बेटा क्या है ये कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। कहां पे दे रखा है? चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है, 31 से लेके 36 तक दे रखा है। 31 सेक्शन नंबर 31 डिफाइंस व्हाट इज अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट आइदर टू डू और नॉट टू डू, या तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। क्या इवेंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इवेंट, इवेंट कैसा होता है? या तो हैपनिंग हो सकता है, नॉन हैपनिंग हो सकता है। सो सेक्शन नंबर 32 एंड 33 देखो बेटा क्या बोल रहा है। 32 एंड 33 बोल रहा है, 32 इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, जहां हम बोल रहे हैं कि ये इवेंट होगा तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। अगर इवेंट हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर इवेंट नहीं हुआ, इम्पॉसिबल हो गया वो इवेंट का होना, वाइड हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं नॉन हैपनिंग कि बच्चे आपने अगले 1 साल में अगर जुडिशरी का एग्जाम क्रैक नहीं किया तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स और प्रोबेबली आई एम गोइंग टू सेल माय हाउस टू यू। सो अगर वो नॉन परफॉर्मेंस नहीं होता, मतलब नॉन परफॉर्मेंस के लिए बोला लेकिन हो गया, तो हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ओके क्लियर है? आई मीन टू से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? impossibility of the non happening of an performance और happening of an non happening event, तो ये क्या हो जाएगा? void contract हो जाएगा। अगर मान लो if happening of event becomes impossible, अगर वो इवेंट होना ही इम्पॉसिबल हो गया तो नॉन हैपनिंग की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला अगर ये चीज नहीं हुई तो हम आपको नोट्स दे देंगे या घर बेच देंगे। तो वो चीज नहीं हुई, मैम एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो नाउ प्लीज प्रोवाइड द नोट्स, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो, या नहीं स्पेसिफाइड है तो, बट अगर टाइम अनस्पेसिफाइड है, इफ टाइम फॉर द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अनस्पेसिफाइड एंड इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज उस पर्सन ने कुछ किया है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन ने उस पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग को इम्पॉसिबल बना दिया। जब टाइम स्पेसिफाइड है फॉर हैपनिंग ऑफ द इवेंट और उस स्पेसिफाइड टाइम में अगर इवेंट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और जहां पे हमने टाइम स्पेसिफाई कर रखा है नॉन हैपनिंग के लिए और स्पेसिफाइड टाइम में अगर इवेंट हैपन नहीं होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। 36 बोलता है एग्रीमेंट कंटेंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, हम बेटा इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्रीमेंट, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है? बिकॉज वो एनफोर्सिबल नहीं हुआ ना, एनफोर्सिबल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ऐसा एग्रीमेंट जो हम बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। आई एम सेइंग जब बेटा सूरज वेस्ट से उग जाएगा तब मैं आपको इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस कंप्लाई करूंगी, प्रोवाइड मैं आपको पढ़ाऊंगी। ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट है, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट है, डे 1 से इम्पॉसिबल इवेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट विच वन ऑफ इज नॉट वॉइड, वॉइड कौन सा नहीं है? एग्रीमेंट विद अ हैंडीकैप पर्सन, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन अ मैरिज, बिल्कुल वॉइड एग्रीमेंट है। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट में आता है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जनरल रूल पूछा है, इट इज एन वॉइड एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट अगर आप हैंडीकैप पर्सन के साथ कर रहे हो जो कि फिजिकली इनकेपेबल है, दैट डजंट रेंडर योर एग्रीमेंट एज वॉइड, वो वैलिड होगा। फिजिकल कैपेसिटी इज नॉट कंसिडर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रिमेंबर दिस थिंग। ये वो रूल्स है या मैं कहूं वो लिस्ट है जो कि वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताती है आपको। सेक्शन नंबर 11 स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट अगर इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ किया, दैट इज टू से माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाता है। एक्सेप्शन बोल रखा है ऐसे माइनर के साथ अगर हम एग्रीमेंट करते हैं जहां हम उसे पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिट के लिए एड ऑन कर रहे हैं, तो ऐसा एडमिशन अलाउड है, इसलिए आप एडमिट कर सकते हो। फिर वहां पे हम नहीं बोल सकते इट इज एन वॉइड एग्रीमेंट। ओके? सेक्शन नंबर 20, बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों ही पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत है, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना? सेक्शन नंबर 20 हम लोग 21 22 मिस्टेक पढ़ेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। 23 एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, अभी हमने बोला कि व्हाट आर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर अनलॉफुल कंसिडरेशन। फ्रॉडुलेंट है, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ है, अपोजिंग और अगेंस्ट इमोरल पॉलिसी, इमोरल है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ऑल दीज आर नॉट अलाउड, वाइड एग्रीमेंट। 24 कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, अगर पार्ट में भी अनलॉफुल है तो आपका एग्रीमेंट वाइड है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हम पढ़ चुके हैं। इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ये ऑप्शन में था। इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन नंबर 27, ट्रेड करने के लिए रोकने के लिए, वी कैन कनेक्ट दिस विद आर्टिकल नंबर 19 जो बोलता है फ्रीडम टू
ट्रेड, प्रैक्टिस, प्रोफेशन, उसको रोकने के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर गुडविल सेल की जाती है, सोल्ड की जाती है, या फिर आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो उसके ऊपर डेफिनेटली ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वेर अ पर्सन रिस्ट्रेन्स अनदर पर्सन सेइंग दैट यू कैन नॉट स्यू अस। कभी आपको लीगल रेमेडी का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट करेगा, है ना। तो एग्रीमेंट भी वॉइड रहने वाला है, बट प्रोवाइडेड कि आपके कुछ एक्सेप्शंस फुलफिल होते हैं तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। एग्रीमेंट्स हैविंग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन है, पता ही नहीं कब क्या कैसे कहां पे मैम कितना सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है, फीस का पता नहीं है, ड्यूरेशन का पता नहीं है, एग्रीमेंट इज वाइड। सेक्शन नंबर 30 एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, जहां पे शर्त लगा रहे लॉ या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डजंट अलाउ सच एग्रीमेंट बेटा बिकॉज वन पार्टी इज एट लॉस। एक पार्टी जीत गई बट दूसरी पार्टी को क्या मिला। सो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है वो क्या नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट एक्सेप्शन क्या है, सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग अलाउड है। एग्रीमेंट कंटेंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया 56 में बोल रहा है इम्पॉसिबल एक्ट। अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए है, आई एम आस्किंग यू कि 1 मिनट में बेटा 100 किलोमीटर चलोगे तो मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगी या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। तो ये 1 मिनट में 100 किलोमीटर चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेक्शन नंबर 57 जो बोल रहा है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स, जिसमें से कुछ लीगल है और साथ में कुछ इलीगल भी है, तो वो भी क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्लियर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। It says under Indian Contract Act, when does an agreement becomes a contract? कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा एक एग्रीमेंट, उसकी एक जर्नी होती है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक ऑफर आना चाहिए। ऑफर का क्या होना चाहिए बेटा, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाता है ये क्या बनता है, प्रॉमिस। इसी प्रॉमिस में स्टूडेंट्स जब कंसिडरेशन मिलता है, क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और यही एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल बन जाता है तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सो एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। It is enforceable by law. Yes, absolutely. It is between parties competent to contract. Yes, absolutely. Competent parties के बीच में होना चाहिए। It is by the free consent of the parties. Parties के free consent पर होना चाहिए ये, absolutely free consent होनी चाहिए, and all of the above. तो ये सारी की सारी करेक्ट है। वैसे तो अगर देखें तो enforceable by law होना चाहिए, बट ये भी तो गलत नहीं है ना, ये भी तो गलत नहीं है। एनफोर्सिबल बाय लॉ में कॉम्पिटेंट पार्टीज आती है एंड फ्री कंसेंट आता है। सो फॉर दैट रीजन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यही पढ़ा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगली एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। A agrees with B to discover treasure by magic. Under Indian Contract Act, the agreement is uncertainty भी है, impossible act भी है। वो बोल रहा है कि मैं जादू करने वाला हूं, जादू से कुछ ट्रेजर निकालने वाला हूं। हो सकता है जादू वगैरह ये चीजें हो सकता है एग्जिस्ट करे, बट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी सच कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है एग्रीमेंट नहीं होता है, स्टार्टिंग से ही ये वॉइड एब इशू है। सो इट इज वॉइड, इलीगल, लीगल, वैलिड एग्रीमेंट हो नहीं सकता। जब वैलिड नहीं है तो लीगल नहीं है। इलीगल हो ये जरूरी नहीं है। इलीगल मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, द पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर पनिशमेंट। that particular contract or that particular void agreement is punishable, वो होता है illegal। बट जरूरी नहीं है हर void agreement punishable हो ही हो, हर void agreement punishable हो ही हो बेटा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हर illegal agreement definitely void agreement होगा। so the right answer is A। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है A sent his servant B to trace his lost nephew. When the servant had left, A announced a reward of rupees 501, 501 का reward announce किया to anyone who traces the boy. B found the boy and brought him home. कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे कि ये कौन से केस लॉ की स्टोरी बता रहा है। Then he came to know about the reward. Under Indian Contract Act, can he claim the reward? नहीं, because जब मिस्टर ए ने ये ऑफर रखा तो उसका एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए, उसका नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो बी को उस चीज का नॉलेज ही नहीं था जब ऑफर रखा गया, तो बाद में वो चीज क्लेम नहीं कर सकता है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन ही क्लेम द रिवॉर्ड? ऑप्शंस में आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, यस, बिकॉज द ऑफर इज ओपन फॉर ऑल। माना ऑफर इज ओपन फॉर ऑल, बट उसको इस रिवॉर्ड के बारे में उसे नहीं पता था,
Yes, after knowing the offer he could accept it. वो accept कर सकता था. No, because उसको पता नहीं था और वो perform कर चुका था. No, because he did not know about the offer when he found the missing boy. Absolutely correct. No, because he is the servant. Servant होना आपको किसी चीज के लिए डिसएंटाइटल नहीं कर देता जो लॉफुली आप ले सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो क्या बोलता है. A hires a carriage of B. The carriage is unsafe. Though B is not aware of it and A is injured, under Indian Contract Act, B is. A ने B से कैरेज हायर किया है. हायर किया है और हायरिंग हो गया है, मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ बेलमेंट हो गया. जब भी आप हायर के लिए कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, चाहे आपके ओनर को चीज पता है नहीं पता है, उसके डिफेक्ट के लिए कुछ भी, उसके डिफेक्ट की वजह से कोई भी नुकसान हुआ, द ओनर इज गोइंग टू बी लायबल. लेकिन मान लो इट इज नॉट फॉर हायर. नॉट फॉर हायर, हायर के लिए नहीं था. माना हायर के लिए नहीं था. अगर हायर के लिए नहीं था, आपको पता था फिर भी नहीं बताया और सामने वाले पर्सन को नुकसान हो चुका है, तो आप लायबल रहेंगे. लेकिन आपको नहीं पता था एंड इट वाज नॉट इवन फॉर हायर और सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज हो जाती है, यू विल नॉट बी लायबल बिकॉज इट वाज नॉट फॉर हायर, ऑल्सो यू डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट. तो क्योंकि हायर के लिए था, तो चाहे पता हो नहीं पता हो, द पर्सन इज लायबल. B is responsible to A for the injury? Absolutely. Not responsible to A for the injury. Not responsible for A's injury because the injury was not caused by B. Not responsible for A's injury because A should have been alert. ये भी गलत है बेटा. Option number A is absolutely correct. Clear है? चले आगे. Bailment को समझ लेते एक बार. Bailment is what? Bailment is delivery of goods. कोई जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर हो ही हो. ये टेम्पररी पोजेशन चेंज होता है. क्या होता है? टेम्पररी तरीके से पोजेशन यहां पर चेंज हो जाता है. One party delivers, there is a delivery of good by one party to another party for some purpose, कुछ काम के लिए, और जब वो काम accomplish हो जाए तो प्रॉपर्टी को वापस रिटर्न कर दिया जाए according to the directions of the bailor. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बेलर. वन पार्टी कौन हो गया? बेलर हो गया. कार ओनर है, कार लेके आता है. गैराज ओनर को अपनी कार धोने के लिए बोलता है. गैराज ओनर कौन हो गया? बेली, जिसके पास हमने गुड्स रख के जा रहे हैं, बोल रहे कि गाड़ी धो के वापस हमें दे देना. So once the car is washed, he has to return the car back to the bailor. इसी में कॉन्सेप्ट आता है कि बेलर की ड्यूटी है. बेलर जब अपने गुड्स दे रहा है बेली को, तो उसकी ड्यूटी है कि अगर गुड्स में कोई भी डिफॉल्ट है तो उसको बेली को बताना पड़ेगा. इफ गुड्स बेल्ड फॉर अदर देन हायर, अगर हायर पर नहीं है, मान लो मेरी स्कूटी आप लेके गए बेटा, ऐसे ही लेके गए गुड फेथ में, मैं आपकी टीचर हूँ, आप लेके चले गए मुझसे स्कूटी. Now if you are taking the goods from me and I have no idea whether the scooty is in good condition या उसके ब्रेक फेल हो रखे हैं, still if I give it to you, provided I do not have knowledge, I will not be liable. But if I am giving to you in good faith, I am not taking any price, but I know that there is a defect in the goods, and then you get injured, I will be liable. The bailor is aware of default and do not disclose it, then bailor will be liable. Otherwise not. इफ गुड्स बेल्ड फॉर हायर, हायर मतलब क्या हो गया बेटा? भाड़े के लिए लिए गए, पैसे दे रहे हो आप सामने वाले पर्सन को. गैराज ओनर के पास गए और बोले कि अंकल ये 2 दिन के लिए स्कूटी हमको रेंट पे दे दो. आप लेके गए, अब हायर हो गया ना, तो चाहे अंकल को पता था कि स्कूटी में डिफेक्ट है और फिर भी आपको नहीं बताया, चाहे नहीं पता था उनको, जब पता ही नहीं था तो आपको बताएंगे भी क्या, चाहे उनको पता था नहीं पता था, आपको इंजरी कॉज हुई है, द ओनर इज गोइंग टू गेट लायबल. दैट इज टू से द बेलर इज गोइंग टू गेट लायबल. Whether the bailor is aware or not of a default and do not disclose it, then the bailor is liable for the damages. ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना, for hire and not for hire. क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 10. It says, under Indian Contract Act, where both parties are under mistake as to mistake of fact, the agreement is void, valid, voidable and illegal. We know that mistake is one of an essential element of free consent. हाँ की ना? फ्री कंसेंट का एक एलिमेंट है. अगर फ्री कंसेंट की हम बात कर रहे हैं, इट मींस दैट इट शुड नॉट हैव दीस 5 एलिमेंट्स. व्हाट शुड नॉट बी देयर? देयर शुड नॉट बी एनी कोशन, देयर शुड नॉट बी एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, देयर शुड नॉट बी एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक एंड देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड. अगर ये 5 चीजें नहीं है तो हमारा एग्रीमेंट वैलिड है. तो मिस्टेक में देखो, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड एक है मिस्टेक ऑफ लॉ.
अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टीज को पता ही नहीं है कौन से शिप से हमारा सामान आना था, या शिवानी मैम ने कौन सा पर्टिकुलर कार्टन का डिजाइन बोला और हम कौन सा ही भेज रहे हैं, दोनों पार्टीज अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल मिस्टेक, और हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड होता है। ध्यान रखना, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एग्रीमेंट, इट इज void agreement. Clear? It is void agreement, not contract. So it is under section number 20. But सिर्फ एक पार्टी की मिस्टेक है, only by one party, that is unilateral mistake, agreement still valid रहेगा and it will turn into a valid contract also. Section number 22. अगर लॉ की मिस्टेक है, इंडियन लॉ की मिस्टेक है, that is not a defense, agreement valid रहेगा and it will also become an valid contract. बट अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो सेम इफेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इफेक्ट था। अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक बेटा दोनों पार्टीज को है, बायलैटरल है, दोनों पार्टीज को है, हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन फॉरेन लॉ की मिस्टेक सिर्फ वन पार्टी को है, दैट इज यूनिलैटरल है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहने वाला है। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है ये देखो। Indian Contract Act, A agreed to pay B rupees 500 for giving false evidence in his favor and afterwards refused to pay. बाद में रिफ्यूज कर दिया उसने पे करने के लिए। A agreed to pay B rupees 500 for false evidence. किसके लिए? false evidence के लिए। किसके फेवर में? एंड इन हिज फेवर एंड आफ्टरवर्ड्स, बाद में रिफ्यूज कर दिया उसने पे करने के लिए। क्या बी उसको कंपेल कर सकता है कि मुझे पे करो? नो। व्हाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, it is not a valid contract, it is a void agreement. B can compel A to pay agreed sum as a contract is valid, नहीं है valid, unlawful consideration, unlawful objective है वहां पे। B cannot claim money as the contract was void because it was intended to defeat the legal process. जो legal process है उसको डिफीट करने के पर्पज से यहाँ पे हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बी कैन नॉट क्लेम द मनी बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइडेबल। वॉइडेबल नहीं है, वॉइडेबल एक ग्राउंड पे होता है, दैट इज व्हाट फ्री कंसेंट। तो यहाँ पे कंसेंट की बात नहीं है। बी कैन क्लेम द मनी एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। नो, सामने से एलिमेंट्स देख के ही पता चल रहा है दैट द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। ये डे वन से क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है, और वॉइड एग्रीमेंट होने की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। वॉइड एग्रीमेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बदलेगा ना, तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो फिर हम वहां पे उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मींस व्हाट? दे आर सेमी कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द पार्टी कम्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस। ये लोग खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, बट लॉ रिकॉग्नाइजेस द पार्टीज आर सेट टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा नहीं है? Obligation of a person enjoying benefit of non-gratuitous act. Non-gratuitous means we have done it for consideration. आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो। मेरे घर के बाहर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया, उसने पिज्जा रख दिया। कैन आई हैव इट? कैन आई कंज्यूम इट? Obviously it's my wish, I will consume it. So if I'm consuming it, I have to pay, right? Responsibility of the finder of the goods क्या है स्टूडेंट्स? बेली का है। तो आप ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज अर्न, एज मच एज अर्न, जितना अर्न कर लिया है उतने के लिए पैसा ले लीजिए आप। नोवेशन, नोवेशन मींस व्हाट? सेक्शन नंबर 63 अभी पढ़ के आ चुके। नोवेशन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एंड द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को बेटा फिर हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। नोवेशन हो गया, रिसेशन हो गया, ऑल्ट्रेशन हो गया है, इन सब की वजह से हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइबिलिटी होती है वो फिनिश हो जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? A contracts to sell and deliver 500 bales of cotton to B on a day fixed day. A knows nothing of B's mode of conducting his business. ए को नहीं पता कि बी जो है वो बिजनेस कैसे कंडक्ट करता है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो बी को सर्टेन डेट पे 500 बेल्स ऑफ कॉटन दे देगा, लेकिन उसको आगे की चीजें नहीं पता है। ए ब्रेक्स हिज प्रॉमिस एंड बी हैविंग नो कॉटन इज ऑब्लाइज्ड टू क्लोज हिज मिल। अब बी को अपनी वो जो मिल थी वो बंद करनी पड़ गई। इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस कॉज टू बी बाय क्लोजिंग ऑफ मिल? क्या ए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। वाई? बिकॉज ए को कुछ नहीं पता था कि ये मिल बंद होने की वजह से बी का कितना नुकसान हो जाएगा। सो नाउ इफ बी वांट्स टू क्लेम दो स्पेशल डैमेजेस, देन एज पर द केस ऑफ हेडले वर्सेस बिग सैंडल, बी शुड हैव informed A first about the special damages that could have been caused to him. So answer is yes, no, to the extent of loss caused, or none of these. The answer is no, absolutely not. इसी पे देखो सेक्शन नंबर 51 टू 58, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसमें स्टूडेंट्स हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? यस, हमें बेसिकली यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में
A knows nothing about B's mode. Okay, so you have to inform it. So basically यहाँ पे आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में वो पर्सन तभी एंटाइटल होने वाला है जब आप उसको डैमेजेस के बारे में पहले से बता दो। तो 51 से 58 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का परफॉर्मेंस कैसे होगा। सेक्शन 51 बोलता है प्रोमिसर बाउंड नहीं है तब तक परफॉर्म करने के लिए जब तक प्रोमिसर रेडी एंड विलिंग नहीं है। रेडी एंड विलिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 16, 14, राइट। तो आपको ये बताना है सेक्शन नंबर 16 पर्सनल बार्स, जब तक हमारा प्रोमिसी तैयार नहीं है और इच्छुक नहीं है, प्रोमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 52 बोल रहा है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस में मैम, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस, कैन प्रोमिसी से नो नो प्रोमिसर यू परफॉर्म फर्स्ट एंड कैन प्रोमिसर से नो नो प्रोमिसी यू परफॉर्म फर्स्ट, द आंसर इज नो। अगर एक्सप्रेस कर रखा है दैट मैम फर्स्ट यू टीचर्स देन वी आर गोइंग टू पे द अमाउंट, तो एक्सप्रेस तरीके से कर लो, बट इफ इट इज नॉट एक्सप्रेस इट इज इम्प्लाइड, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स कैसे होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। वही होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो सबसे पहले भैया क्या करते हैं, हमको सबसे पहले वो हमें गुड्स देते हैं, जब वो हमें गुड्स दे देते हैं तब हम पैसा देते हैं। अगर इम्प्लाइड है तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सेक्शन नंबर 53 लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज प्रिवेंटिंग द इवेंट, उन पार्टीज की लायबिलिटी क्या होगी जो वो इवेंट को होने से रोक रहे हैं, ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पनसेशन डिमांड किया जा सकता है। 54 क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रोमिस विच शुड बी परफॉर्म फर्स्ट। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें P1 है और P2 है, अगर हमें P2 पहले परफॉर्म करना है तो प्लीज पहले P2 को परफॉर्म कीजिए, बिकॉज P1 डिपेंड कर रहा है P2 पे। बेटा मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में गई जहां पे मैंने ये बोला दैट आई वांट दिस पर्टिकुलर ग्लास टू बी फ्रेम्ड प्रॉपरली, तो वो फ्रेम तब करेंगे ना व्हेन आई गिव देम द ग्लास, ग्लास मेरे खुद के घर का था, तो वो तभी परफॉर्म कर पाएंगे ना जब मैं उनको ग्लास दूं। तो P2 में क्या है, आई हैव टू गिव द ग्लास देम, तो फर्स्ट आई हैव टू प्रोवाइड देम विद द ग्लास एंड देन दे आर गोइंग टू परफॉर्म P1, जिसके अकॉर्डिंग वो उस पूरे ग्लास को क्या करेंगे बेटा, फ्रेम कर देंगे। सो अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया अपने पार्ट का प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, तो आई कैन नॉट नाउ ब्लेम प्रोमिसर टू परफॉर्म, नाउ आई कैन नॉट आस्क दैट पर्सन कि आप परफॉर्म कीजिए। ये एग्जाम्पल मैंने वन शॉट में भी दिया था, तो जरूर देखिएगा उसको। सेक्शन नंबर 55 देखो क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एट फिक्स्ड टाइम, फिक्स टाइम था, आपने उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है। अगर टाइम एसेंस था, एसेंस मींस इट इज सिग्निफिकेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सिग्निफिकेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और मस्ट टू बी फॉलोड। अगर बोल दिया है शॉपकीपर ने कि आप 31 दिसंबर को मुझे 500 kg शुगर दीजिए बिकॉज 1 जनवरी को न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर इवेंट या न्यू ईयर ईव के लिए बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर्स आ रखे हैं, तो टाइम इज एसेंस। अगर वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। वॉइडेबल मींस व्हाट, प्रोमिसी के पास ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इफ प्रोमिसी वांट्स दे कैन एक्सेप्ट, ही कैन एक्सेप्ट, प्लस वो डिले करने के लिए तो डेफिनेटली लायबल होगा कॉम्पनसेशन के लिए प्रोमिसर। ये प्रोमिसी का ऑप्शन है, वो चाहे तो बेटा इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर टाइम एसेंस नहीं है तो आमतौर पे जनरली जैसे हमेशा से शुगर आती गई है वैसे ही आ रही है। अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड रहता है। क्या रहता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो आपका प्रोमिसी ज्यादा से ज्यादा कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकता है। मतलब यहाँ पे लॉ ने ऑप्शन नहीं दिया कि तुम चूज कर लो या रिजेक्ट कर लो, नहीं, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज यू हैव टू चूज। यहाँ पे ऑप्शन है आपको या तो एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, बिकॉज टाइम वाज एसेंस ओवर देयर। 56 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, वी कैन सी कि 56 के आगे जब हम चलते हैं तो कोई रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अगर एक चीज ऐसा है जो कि लीगल है और दूसरा चीज ऐसा है जो कि इलीगल है, देन जो लीगल चीज है स्टूडेंट्स वो वैलिड रहने वाला है। वो क्या रहेगा, वो वैलिड रहेगा, और जो दूसरी इलीगल है वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड रह जाएगा, क्योंकि डे वन से ही वो void ab initio, so for that reason students that will turn into a void agreement। किस में टर्न हो जाएगा, void agreement में टर्न हो जाएगा। सेक्शन नंबर 58 जो बोल रहा है alternative promises, that is which is giving you an option either to do this and to do that। one branch legal है तो सिर्फ लीगल ब्रांच एनफोर्सिबल है, और दूसरी ब्रांच इलीगल है तो फिर वो एनफोर्सिबल नहीं है। जो एनफोर्सिबल होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि एनफोर्सिबल नहीं होगा वो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, एक्स हायर्स अ कैरेज ऑफ वाई, द कैरेज इज अनसेफ दो वाई इज नॉट अवेयर ऑफ इट
एंड एक्स इज इंजर्ड फॉर द इंजरी टू एक्स, वाई इज, क्या लाइबल रहेगा? नॉट लाइबल रहेगा। क्लियर कट, ये स्टूडेंट्स बेलमेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया है और ये पीवाईक्यू है। ये पहले एमपी जुडिशरी में ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड टाइम वी आर डिस्कसिंग द सेम क्वेश्चन। आपको रियलाइज होगा आगे फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज टू मेक यू रियलाइज दैट यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो जाहिर सी बात है, एक्स ने एक कैरेज हायर किया था जो कि वाई का था, हायर किया है, प्लस ये अनसेफ है, तो वेदर यू नो इट और नॉट, हमारा बेलर लाइबल रहने वाला है। Question number 16. A enters into contract with B to sell him 100 bales of cotton and afterwards discovers that B was acting as an agent for X. For the price of the cotton, A may sue. किसको sue कर सकता है? दोनों को sue कर सकता है। A जब एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में B के साथ टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन, बाद में पता चल रहा है B तो C के लिए एज एन एजेंट वर्क कर रहा था, मतलब C इज व्हाट? C इज प्रिंसिपल ओवर हियर। सो हम एजेंट को भी स्यू कर सकते हैं, प्रिंसिपल को भी स्यू कर सकते हैं। एजेंट को स्यू करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली वाइकेरियस लायबिलिटी आ जाएगी। रिस्पोंडेंट बी सुपीरियर, लेट रिस्पोंडेंट बी सुपीरियर। सो अगेंस्ट बी और सी दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट ए क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? ये सूट फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17. अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गुड डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो विद प्राइस लेबल विल अमाउंट टू। ये शॉप है और हमने यहाँ पे गुड्स को डिस्प्ले कर दिया है स्टूडेंट्स। व्हाट डज दिस अमाउंट टू? दिस अमाउंट्स टू एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। An offer, acceptance or invitation to an offer or counter offer. First understand what is offer. Offer is where the offeree shows his willingness to other person either to do something or not to do something. Acceptance is when the offerer बेटा ऑफर करता है, when offeree accepts the offer of your offerer, तो वो ऑफरी के द्वारा जो होता है वो एक्सेप्टेंस अमाउंट करता है। इन्विटेशन टू एन ऑफर मींस दैट कस्टमर्स आर इनवाइटेड, दैट यू कम इनसाइड अ शॉप एंड यू गिव द ऑफर। तो कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स ऑफरर होते हैं। शॉपकीपर कौन होता है? जो बेंच के उस साइड होता है, वो वहां पे ऑफरी हो जाता है। नाउ व्हेन द कस्टमर इज गोइंग टू गिव ऑफर टू द ऑफरी, it is up to offeree, that is it is up to this shopkeeper either to accept that offer or not to accept that offer. इसीलिए कई बार हम शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर को पूछते हैं अंकल ये चीज जो है वो हमें खरीदनी है, बेचोगे क्या? वो मना भी कर सकते हैं। शॉपकीपर इज अलाउड टू रिफ्यूज बिकॉज व्हाट वी आर गिविंग हिम इज एन ऑफर। क्लियर? काउंटर ऑफर मीन्स व्हाट? मीन्स आप ओरिजिनल ऑफर में जो कंडीशंस लगाई थी उसको आप काउंटर कर रहे हैं। यू आर पुटिंग सम न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, या आप कोई और प्राइस कोट कर रहे हैं। तो जैसे ही सामने वाली पार्टी एक उसका ओरिजिनल ऑफर के विरुद्ध में, या विरुद्ध में नहीं, उसके इन रिटर्न कोई न्यू प्राइस कोट कर दे, कोई न्यू कंडीशन लगा दे, तो ओरिजिनल ऑफर बेटा लैप्स हो जाता है। नाउ ओरिजिनल ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सो अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इन्विटेशन टू एन ऑफर होगा। ओके, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू काउंटर ऑफर। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर? यहाँ पे हमारा इन्विटेशन टू एन ऑफर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब बेटा हम लीगल एनफोर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो देयर आर मेनी एलिमेंट्स व्हिच शुड बी फुलफिल्ड। लीगल एनफोर्सिबिलिटी में क्या सारी चीजें आएगी? लीगल एनफोर्सिबिलिटी में सबसे पहले ये आएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? एनफोर्सिबल। एनफोर्सिबल मींस व्हाट? पार्टी शुड बी केपेबल। पार्टी शुड बी केपेबल। केपेबिलिटी के साथ साथ और क्या होगा कि हमारी फ्री कंसेंट होनी चाहिए वहां पे। तो जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो हु आर केपेबल, सेक्शन नंबर 10 ने क्लियर कट मेंशन करके बताया है कि वी विल लेट यू नो दैट व्हिच ऑल पार्टीज आर केपेबल। दे सेड दैट एनी माइनर ही इज इनकेपेबल, एनी अनसाउंड माइंड का पर्सन ही इज ऑल्सो इनकेपेबल। अनसाउंड माइंड के बाद और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स? अनसाउंड माइंड के बाद डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो ये भी कौन हो जाएगा? ये भी हमारा इनकेपेबल पर्सन हो जाएगा। तो इनका जो विपरीत होगा वो केपेबल हो जाएगा। दैट मींस मेजर इज केपेबल, दैट मींस साउंड माइंड पर्सन इज केपेबल, दैट मींस पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इज केपेबल। तो माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया, as we have already started section number 11 में हमने ये बोला था void agreement होता है। इनकेपेबल पार्टीज के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो void agreement होता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर, पहली बात तो ये वर्ड ही गलत लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एग्रीमेंट होगा, बिकॉज एग्रीमेंट विद माइनर इज
not enforceable, and anything which is not enforceable by law cannot turn into a contract and it just remains a void agreement. तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी वॉइड. वैलिड एग्रीमेंट हो नहीं सकता, वॉइडेबल तो फ्री कंसेंट के ऑप्शन पे होता है एंड ऑप्शन नंबर डी आल्सो मींस सेम ओनली. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशंस, जहां पे सेक्शन नंबर 10 में हमने बोला हु इज द मेजर, अ पर्सन अबव द एज ऑफ 18 इयर्स, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है? इट मींस लॉ हैज गिवन अ लिस्ट ऑफ पीपल जो कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं, कभी भी, या फॉर दैट मैटर एक टाइम भी मेंशन कर सकते हैं जब तक कि कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में बेटा एंटर नहीं कर सकती है. कौन कौन है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में सबसे बोला एलियन एनिमी. सबसे पहले क्या बोला? एलियन एनिमी. एलियन एनिमी मींस, एलियन मींस दूसरी कंट्री का, एनिमी मींस कि वहां पे शत्रुता चल रही है, या फिर कोई भी पर्सन जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है. कन्विक्ट इन द सेंस हु इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या मैम उसका इम्प्रिजनमेंट खत्म होने के बाद वो एंटाइटल्ड है? यस, जब तक वो कन्विक्टेड है, जब तक वो इम्प्रिजन्ड है तब तक. उसके बाद जो भी लॉज अलाउ करते हैं उस लॉ के तहत वो केपेबल हो जाता है. तो इसका विपरीत मतलब माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन एंड डिस्क्वालिफाइड, ये लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो पहली बात तो ये कैसा होता है? ये इनकेपेबल पार्टीज हैं. कैसी पार्टीज है? इनकेपेबल है. और दूसरा, ये इनकॉम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते एंड दिस अमाउंट्स टू अ वॉइड एग्रीमेंट. सेक्शन नंबर 10 बोलता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? मतलब ये बात कर रहा है बेटा लीगल एनफोर्सेबिलिटी की, क्योंकि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी तो चाहिए. What is the definition of contract? That every agreement enforceable by law is said to be a contract. तो कौन से लीगल एनफोर्सेबिलिटी? फ्री कंसेंट होना चाहिए, नो फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन सेक्शन नंबर 23 होना चाहिए, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. And which agreements are declared expressly declared as void? जिसकी हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, सेक्शन 11, सेक्शन नंबर 24, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 56 and 57. These all agreements are said to be void. तो बेटा जब हमने सेकेंड ऑप्शन में बोला competent parties, तो who all are competent? This is given under section number 11. They said major, sound mind and not disqualified by law are said to be competent parties. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि साउंड माइंड पर्सन क्या कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता? मान लो पूरे दिन में से उसको सिर्फ 2 घंटे अनसाउंड माइंड का रहता है, या मान लीजिए उसको दौरे पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए, देन इन दैट केस व्हाट? सेक्शन नंबर 12 विल अप्लाई व्हिच सेज दैट हु इज अ साउंड माइंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउंड माइंड पर्सन कौन है? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टी जो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए या रैशनल जजमेंट फॉर्म करने के लिए जो पार्टी केपेबल है, वो पर्सन कौन होता है? वो पर्सन साउंड माइंड का पर्सन होता है. टू थिंग्स यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली फॉर, एंड सेकंड, जो भी आपको डिसीजन बनाने हैं दैट इज व्हाट इफेक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू हैव ऑन द पार्ट ऑफ दैट पार्टी. अगर वो ये समझ पा रहा है, इट अमाउंट्स टू अ साउंड माइंड पर्सन. अ पर्सन जो कि यूजुअली बेटा अनसाउंड माइंड का है, यूजुअली आमतौर पे अनसाउंड माइंड का, ओकेजनली कभी कभी साउंड माइंड का है. तो कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है? ओकेजनली व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. वो पर्सन जो कि यूजुअली साउंड माइंड का एकदम सही है, लेकिन कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं. ऊपर में कभी कभी ठीक रहता था, यहाँ पर कभी कभी उसको दौरे पड़ जाते हैं. तो व्हेन ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का रहता, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. बट व्हेन कैन ही एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. जब साउंड माइंड का तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. ये चीजें स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है. स्पेसिफिकली हमने 3 सेक्शंस को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ा है, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12. ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे. क्या बोलता है? इन विच केस फ्रॉड इज कमिटेड बाय साइलेंस. जनरल रूल क्या है बेटा? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. हम सबको पता है साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट देयर इज अ सिचुएशन व्हेन इट मे अमाउंट टू फ्रॉड, व्हेन इट इज ड्यूटी टू स्पीक,
जब बोलना आपका कर्तव्य था आप नहीं बोले, अब ये फ्रॉड अमाउंट करेगा। सो बेटा यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखे कि कौन से में साइलेंस फ्रॉड में नहीं आएगा। A did not disclose B at the time of selling his car that he had stolen the car. A ने B को नहीं बताया वो कार सेल करते हुए, बेचते हुए, कि ये कार मैं चोरी करके लाया हूं। That means you are selling a stolen property which itself is a crime. ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है A did not tell B at the time of selling about its quality. क्वालिटी के बारे में नहीं बताया, जो आइटम था उसकी क्वालिटी नहीं बताई, सही है, खराब है, अच्छी है, 5 स्टार है, 4 स्टार, नहीं बताया। सो दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अगर क्वालिटी नहीं बताया तो आपने, बिकॉज दैट इज नॉट जनरली इन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, A did not let B know the price of gold is likely to fall at the time of selling the gold. A ने B को ये नहीं बताया वो गोल्ड सेल करते हुए कि कुछ दिनों में ये जो प्राइस है वो नीचे गिरने वाली है। D option. A did not reveal B at the time of sale that the new edition of the book has been published. तो इससे भी बेटा वो चीजें जो बताने से ना बताने से खास असर नहीं पड़ेगा, वो फ्रॉड में नहीं आती अगर आप चुप रहे तो। लेकिन वो चीज जो आपको बतानी चाहिए थी अगर नहीं बताया तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे, वो फिर फ्रॉड को अमाउंट करेगी जहां पे आप चुप रह गए। सो लेट्स सी कि फ्रॉड और ये सब होता क्या है। उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंसेंट क्या होता है। ये समझने से पहले ये तो समझे कि आखिर कंसेंट क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 13 ने डिफाइन किया कंसेंट, टू और मोर आर सेट टू कंसेंट। दो या दो से अधिक लोग कंसेंट अमाउंट करते हैं, कंसेंट में होंगे व्हेन दे एग्री अपॉन, एग्री कर रहे हैं सेम थिंग इन सेम सेंस। सेम थिंग इन सेम सेंस में अगर एग्री कर रहे हैं तो हम उसे कंसेंट बोलेंगे। लेकिन इसमें भी कंसेंट के बाद आपको देखना है फ्री कंसेंट क्या नहीं होता है, या फ्री कंसेंट क्या होगा। बेटा कंसेंट को फ्री कंसेंट टर्न होने में ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। वो 5 चीजें कौन सी है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फर्स्ट कोर्जन, सेक्शन नंबर 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16, फ्रॉड, सेक्शन नंबर 17, 18, सेक्शन नंबर 18, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के लिए सेक्शन नंबर 19, सॉरी 20, 21 एंड 22, बिकॉज 19 इन सबका इफेक्ट बता रहा है एंड 19A सेक्शन 16 का इफेक्ट बता रहा है एंड सेक्शन 20, 21 एंड 22 अपने आप में ही खुद का इफेक्ट उसी सेक्शन में बता रखा है। तो बेटा ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं कोर्जन की, फ्रॉड की, अनड्यू इन्फ्लुएंस की या मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो इनके ग्राउंड्स पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इन नेचर होता है। कैसा होता है? वॉइडेबल इन नेचर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिस्टेक की तो वॉइडेबल नहीं होता है, या तो वॉइड होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, रिवाइज हो जाएगा इससे आपका कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। What is coercion? As per section number 15, coercion means, आम भाषा में, लिटरल भाषा में बोलूं तो दबाव बनाना किसी पर्सन के ऊपर, जहां पे हम थ्रेट दे रहे हैं किसी पर्सन को टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। जो लॉ आईपीसी है वो फॉरबिड करता है हमारे कुछ एक्ट्स को, तो वो किस में आएगा? कोर्जन में आ जाएगा। थ्रेट टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी किस में आ गया? कोर्जन में आ गया। नेक्स्ट इज अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन। हम अनलॉफुली प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं ताकि एक पर्सन को इंजरी कॉज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अवे माई स्कूटी और माई लैपटॉप सो दैट यू फोर्स मी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों चीजें हो क्यों रही? या तो हम थ्रेट कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं या किसी पर्सन को इंजरी कॉज कर रहे हैं ताकि उस पर्सन को हम एक एग्रीमेंट में एंटर करवा सके। दैट अमाउंट्स टू कोर्शन। 16th इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन नंबर 16 क्या बोल रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जहां पे आप किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इन्फ्लुएंशियल है वो पर्सन आपके लिए। और वो इन्फ्लुएंशियल कैसे होगा? जब वो किसी डोमिनेंट पोजीशन पे, जब वो ऐसी हायर अथॉरिटी पे है जहां पे आपको अगर वो कुछ भी बोलेगा तो यू विल बी बाउंड टू डू दैट थिंग। वो डोमिनेंट पोजीशन पे है, ये कैसे प्रूव करेंगे? वेर ही होल्ड्स एन अपैरेंट और रियल अथॉरिटी। अपैरेंट या रियल अथॉरिटी, अगर हमारे पेरेंट्स की बात करें बेटा, तो एक अपैरेंट एंड रियल अथॉरिटी है ना। कैन वी डिनाई कि नहीं आप जो चीज बोल रहे हो हम नहीं करेंगे? नहीं हो सकता ना। वी हैव टू एक्सेप्ट, we have to accept what they are saying. Next is he stands in fiduciary relationship. Fiduciary relationship means relationship based on trust, जिसमें लॉयर एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। अगर डॉक्टर हमें बोलेगा कि हमारे पेट में स्टोन है और हमें इसको ऑपरेट करवाना है तो हम ऑपरेट करवाएंगे ना।
हम मना नहीं करेंगे ना कि नहीं हम ऑपरेट नहीं कराएंगे, और अगर वो ऑपरेट करने को बोलते फिर किडनी निकाल ले, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसने वो किडनी निकाली है। थर्ड इज ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज इफेक्टेड, जिसकी मेंटल कैपेसिटी इफेक्टेड है इलनेस की वजह से, एज की वजह से या डिस्ट्रेस की वजह से, तो वो भी किस में आएगा, वो भी स्टूडेंट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। सेक्शन नंबर 17 किसकी बात कर रहा है, फ्रॉड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्रॉड, कपट। फ्रॉड कब होगा, सजेशन विच इज नॉट ट्रू, ऐसा सजेशन जो ट्रू नहीं है, ऐसा सजेशन जो कि ट्रू नहीं है फिर भी हम उसे सजेस्ट कर रहे हैं, दैट मींस द पर्सन नोज व्हाट ही इज सेइंग इज लाई। सेकंड इज एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट कैसे होगा, एक्टिव कंसीलमेंट मींस यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग एंड इन ऑर्डर टू हाइड समथिंग एक और झूठ बोल रहे हैं। When I came to your home to purchase the house, I asked whether the ceiling is perfect or not, and you said yes, ceiling एकदम absolutely perfect है, जबकि उसको हाइड कर रखा था एक फॉल्स सीलिंग से। सो एक्टिवली कंसील किया गया है। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, जहां पे पार्टी कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं करना चाहती है और वो प्रॉमिस में आ रही है, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा एक्ट जो कि पर्याप्त है किसी पार्टी को डिसीव करने के लिए। एक्ट और ओमिशन विच लॉ डिक्लेयर्स एज फ्रॉडुलेंट, ऐसा एक्ट जो कि लॉ ने खुद बोल रखा है ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। देयर आर मेनी सच एक्ट्स जिन्होंने बोल रखा है इफ यू डू दिस थिंग इन सच अ मोड इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। And very important, जो अभी पढ़ चुके, silence does not amount to fraud. Why it does not amount to fraud? Because it is not mandatory every time for the party to the speak until and unless it is duty to the speak, or until and unless the party inquires about it and the fact is such that which ought to be revealed to the party, but still the party is refusing to reveal or commits any negligence in revealing the truth or the fact which was a substantial or significant part of that contract, material to that part, it will amount to fraud. 18th is मिसरिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे फ्रॉड से अलग कैसे, फ्रॉड में आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो झूठ है, मिसरिप्रेजेंटेशन में यू डोंट नो दैट व्हाट यू आर सेइंग इज लाई, आपको पता ही नहीं है कि ये झूठ है, आप सद्भावपूर्ण में आपको लग रहा है कि ये तो सही है लेकिन हकीकत कुछ और है। इसीलिए वर्ड दे रखा है पॉजिटिव असर्शन, यू फील दैट इट इज एन पॉजिटिव असर्शन which is not true and person making it believes it to be true, जो पर्सन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, असर्शन कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो सच है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, ड्यूटी का ब्रीच कर रहे हैं बिना इंटेंशन के किसी पार्टी को डिसीव करना, मतलब फ्रॉड में बेटा इंटेंशन एग्जिस्ट करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो इंटेंशन टू डिसीव है, किसी पार्टी को धोखा देना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉजिंग मिस्टेक इनोसेंटली, इनोसेंटली हम कोई मिस्टेक कॉज कर रहे हैं, गलती कॉज कर रहे हैं जो इनोसेंटली, जानबूझ के नहीं, है ना। नेक्स्ट इज 20, 21 एंड 22 मिस्टेक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं जब हमारे पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्वेश्चन था, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्वेश्चन किसके ऊपर था स्टूडेंट्स, बायलैटरल मिस्टेक था। तो ध्यान रखना है आपको कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का इफेक्ट अच्छे से पता होगा तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 which says an agreement to sale of goodwill for a specified area to which the purchaser agreed is, agreement to sale of goodwill for a specified area to which the purchaser agreed is, वो क्या होता है, सेल ऑफ गुडविल बोला है हमने, सेल ऑफ गुडविल बोला है स्पेसिफाइड एरिया में, अब परचेजर उसके लिए एग्री कर जाता, दैट इज वैलिड एग्रीमेंट, प्रॉब्लम ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ही नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी साफ है, क्लियर है चीजें। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है, लास्ट में जाते जाते स्टूडेंट्स हम एक लिस्ट पढ़ेंगे जो ये बताता है कि वॉइड एग्रीमेंट कौन से हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से, क्या ग्राउंड है इन सबका, ये एक मैं लिस्ट दे दूंगी, चार्ट दे दूंगी, जरूर ध्यान रखना। इफ इट इज कॉज्ड बाय फोर्स, इफ इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, इफ द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। ध्यान रखो बेटा, फ्रॉड एंड कोर्जन में तो वॉइडेबल होता है, अभी इफेक्ट हम पढ़ के आए, लेकिन कंसिडरेशन अनलॉफुल है, ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, सेक्शन नंबर 23, तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, टर्म ही गलत यूज कर रखा है, बट ये ध्यान रखना है कि ब्रॉडर सेंस में यूज कर रखा है वर्ड यहाँ पे। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया जाता any agreement caused by or anything caused by or anything where the consideration is unlawful, is it a void contract or void agreement, it will be void agreement, not void consideration, void contract, because void contract subsequently hota hai। Question number 22, a contract is not void if it is made, मतलब हमें नेगेटिव चूज करना है, in restraint of marriage of a person not being a minor, ये तो void agreement हो गया, ये तो void agreement हो गया। ये पूछ रहा है कब नहीं है, in restraint of trade if the goodwill of the trade is not sold, ये भी void agreement हो गया।
बाय वे ऑफ वेजर, ये भी void एग्रीमेंट हो गया. To pay a time bar debt as per section number 25, it is an exception of general rule where the general rule says that agreement without consideration is void. उसका ये exception हो गया, मतलब an agreement without contract is also valid when the promise is to pay a time bar debt. तो contract कैसा हो गया? Contract यहाँ पे valid हो गया है. Question number 23, देखो. A employs B to beat C and agrees to indemnify him against all the consequences of the act. B thereupon beats C. B is sued for the damages by C, which is the correct option. A ने B को बोला जाके C को पीट के आओ और अगर तुम्हें कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा. I'm going to save you from the losses. Now B C को पीट के आता है और C उस रिस्पॉन्स में B से क्या करता है? डैमेजेस ले लेता है कि मेरे को पीटा, हाथ पैर पे चोट वगैरह लगी, मेरे को पैसा दो. डैमेजेस ले लिया. क्या अब ए उसको पे करेगा? आंसर इज नो. वाई क्यों नहीं पे करेगा बेटा? रीजन बहुत सिंपल है, दैट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है. अनलॉफुल कंसिडरेशन मींस वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट मींस नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो अब ए बी को पे नहीं करेगा. अनलॉफुल कंसिडरेशन है. पहली बात तो ऑब्वियसली यहाँ पे अबेटमेंट भी होने वाला है. अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ए उसके तहत क्रिमिनल लाइबिलिटी के तहत जाएगा. ओके. Question number 23 में बोला है A is liable to indemnify B for those damages. No. Only A is liable to pay C to pay those damages. No. A is not liable to indemnify. Clear है? C is the correct option. Indemnity पढ़ेंगे. Indemnity is what? एक contract है बेटा indemnity, where the one party who is called as indemnifier promises to save other party. Other party कौन होती है? Indemnity holder. जहां पे वो किसके लिए promise करता है? कोई भी लॉस अगर उस पार्टी को हो जाता है, कोई भी लॉस अगर उस पार्टी को हो जाए, वो लॉस या तो प्रोमिसर खुद करे या कोई और अदर पर्सन. सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अब इसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी पढ़ लेंगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन होता है? क्रेडिटर, जो पैसे देता है. इट कैन बी बैंक ऑल्सो. ये डेट देता है एक प्रिंसिपल डेटर को. ये कौन होता है? ये एक पब्लिक भी हो सकती है. बैंक लोन के मामले में कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि आपसे डेट लेके जाए. दिस श्योरिटी, मान लो आपका फ्रेंड हो सकता है प्रिंसिपल डेटर का, आता है और क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है दैट यू पे टू द प्रिंसिपल डेटर. अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया तो आई विल पे यू. ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एग्जांपल. अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाता देन आई एम गोइंग टू पे यू. तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3 पार्टीज भी हैं. तो एग्जाम्पल पहले जब समझ पाते तो इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ पाते. जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक पार्टी श्योरिटी प्रॉमिस करती है क्रेडिटर को कि आप परफॉर्म कीजिए, डिस्चार्ज कीजिए लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी. सो बेसिकली श्योरिटी बोल रहा है कि आप क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को अमाउंट दे दीजिए. अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है, डिफॉल्ट कमिट कर देता है, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल परफॉर्म हिज पार्ट और डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी. थर्ड पार्टी कौन होगा यहाँ पे? प्रिंसिपल डेटर हो गया. दिस इज एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो किसमें बीच में होता है बेटा? श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में होता है. क्लियर है? चलो जी, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24. अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. जो अभी तक हमने पढ़ा है वही सबका रिपीटेशन है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ डिफाइंड है? 124, 125, 126, 127. ध्यान रखना एमपीसीजे में डीजेएस के तरह भी बहुत इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो आखिरी एक महीने में जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी टाइटल है, जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो अच्छे से याद कर लो. कहने का तात्पर्य ये है रेंज बढ़िया याद कर लो. क्वेश्चन नंबर 25. The provision which provides for compensation for loss or damage caused by breach of contract is provided in the 51, 63, 73 और 125. 73 में provided है. Clear? Where both the parties are under mistake as to matter of fact. तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है. Agreement will be enforceable, voidable, not void और void. क्या होता है? वर्ड इन्होंने सही वर्ड यूज किया है. ये क्या रहेगा? एग्रीमेंट ही रहेगा. और किस में टर्न हो जाएगा? एक void एग्रीमेंट में टर्न हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 27 says a guru spiritual advisor induces his chela to gift him the whole of his property to secure benefits to his soul in the next world. The gift shall be. उसको बोला है कि अगले जन्म में आपको मुक्ति मिल जाए, मतलब ये आवागमन के जो रास्ते से चक्कर से मुक्ति मिल जाए और आप
भगवान में, आत्मा में, सॉरी परमात्मा में जो आत्मा का है वो मिलन हो जाए, तो इसके लिए आप पूरी अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए। इस तरीके से अगर इन्फ्लुएंस किया, गिफ्ट शैल बी वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड और इमोरल। कैसा रहने वाला स्टूडेंट्स, ये गिफ्ट हमारा क्या रहेगा, द गिफ्ट शैल बी वॉइड भी रहेगा एंड इमोरल भी रहेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरीके के आंसर दे रखे हैं, कई बार इसको इमोरल भी ठहराया गया है, कई बार इसको वॉइड भी ठहराया गया। अकॉर्डिंग टू मी ये एक तरीके का क्या है, इन्फ्लुएंस है। अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस देखें स्टूडेंट्स, हम इन्फ्लुएंस देखें तो ये क्या होगा, वॉइडेबल होगा। बट यू कैन गो विथ वॉइड ऑल्सो, वॉइड भी रह सकता है। इमोरल लगता नहीं है बेटा, क्योंकि ये मोरालिटी के अगेंस्ट थोड़ा कम है, और अगर इसको अच्छे से देखें तो ये एनफोर्सेबल नहीं है। सो फॉर दैट मैटर इट विल बी वॉइड। क्लियर है, अंडरस्टूड। इंड्यूस क्या है, अब देखो अगर वर्ड इंड्यूस को देखें, अच्छे से सुनना, अगर वर्ड इंड्यूस को देखें स्टूडेंट्स हम, तो इंड्यूस किस में आता है, कोर्जन में आता है। इंड्यूस करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो ये भी किस में हो सकता है, वॉइडेबल में भी हो सकता है। गलत नहीं है, वॉइडेबल में भी होगा। वॉइडेबल मतलब क्या, अब दिस इज द ऑप्शन ऑफ द चेला टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। Finder of a lost things which is commonly the subject of sale may sell it when the lawful charges of the finder in respect of the find amounts। तो वो कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स जब वो सेल कर सकता है। अगर एक लॉस्ट प्रॉपर्टी वो आपको मिली है, यू वांट टू सेल इट, तो आप कब सेल कर सकते हो, जितने भी आपने चार्जेस इनकर किए हैं, लॉफुल चार्जेस, फाइंडर को फाइंड आउट करने में, जब वो उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का 2/3 हो जाए। जब वो प्रॉपर्टी के वैल्यू का 2/3 अमाउंट हो जाए, 90 रुपए की प्रॉपर्टी थी, 2/3 तो आपने उसका फाइंड आउट करने में एक्सपेंड कर दिया, दैट इज 60 रुपीज एक्सपेंडिचर कर दिया, यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 29, ए हायर्स अ कैरेज, मैंने बोला था क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ऑफ बी द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ए इंजर हो गया, बी को पता नहीं था, हायर पे था ना, आपको पता हो नहीं पता हो, मिस्टर बी यू आर लाइबल। बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी कॉज टू मिस्टर ए। क्लियर है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं देखो। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज अदर देन माइनर, क्लियर पढ़ के आ चुके हैं अभी हम, सारी वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट पढ़ी है, इट अमाउंट्स टू अ वॉइड एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 31, देखना अच्छे से बेटा, 31 क्या बोल रहा है। इट सेज दैट if a promisee accepts the anticipatory breach by the promiser, anticipatory breach मतलब क्या होता है, अग्रिम, पहले, prior to the performance of contract, your promisee is your promiser refuses to perform, and उसका anticipatory breach अगर promiser accept कर लेता है, promisee need not perform his part of contract but not entitled to claim damages। क्या वो damages claim नहीं कर सकता क्या, गलत है, कर सकता है। Promiser need not perform the part of contract but entitled to claim damages for promiser only after the date of performance, की date of performance के बाद। The promisee need not perform his part of contract but entitled to claim damages from promiser without waiting, बिना ये वेट किए कि आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा नहीं होगा, जैसे ही उसने ब्रीच किया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच जैसे एक्सेप्ट किया प्रॉमिसी ने, प्रॉमिस से अब एंटाइटल्ड है वो पर्टिकुलर डैमेजेस के लिए। Promisee must perform his part of contract before claiming damages, नहीं, promiser के पार्ट पे वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस था, promiser ने परफॉर्म नहीं किया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच किया, promisee is entitled to claim the compensation। Question number 32, a contract by which one party promises to save other from the loss caused to him by the conduct of promiser himself, या तो खुद के लॉस की वजह से या किसी अन्य पर्सन के लॉस की वजह से, डिफॉल्ट या फेलियर टू पे या डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा, जो इंडेमनिटी में चले जाओगे, सॉरी जो गारंटी में चले जाओगे, यहाँ पे क्या रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रहेगा, नॉट श्योरिटी एंड गारंटी। क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्टूडेंट्स। A promises to paint picture of B up to 31st December and accepts an advance of rupees 1000. After making of the contract, A's hands are chopped off in an accident on 25th December. B is entitled to refund rupees 1000 from A under which of the section? कौन से सेक्शन के तहत स्टूडेंट्स रिफंड करेगा? ऑब्वियसली बात है, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। Subsequently सिचुएशन ऐसी आ गई that now the parties are not able to perform the contract, उस वजह से as per section number 65 जो भी पार्टीज ने एडवांटेजेस लिए हैं पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, दे आर लायबल टू रिस्टोर इट टू द प्रोमिसी। क्लियर है, तो ये सारा सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ये टेबल आपको जरूर ध्यान रखनी है।
हर सूरत में, हर हाल में बेटा ये टेबल अच्छे से याद रख लेना जो बोलता है void agreement with minor unsound mind, restraint of marriage, legal proceeding, trade agreement, impossible event, contingent event, impossible हो जाए तो unlawful consideration and unlawful object में हमारा agreement void होता है। void contract मतलब जब बनाया था तो valid agreement था, valid contract में भी तब्दील हुआ, subsequently बाद में कुछ ऐसा हुआ कि नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट डजंट रिमेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, सब्सिक्वेंट कोई लॉ बन गया, इलीगैलिटी आ गई, कंटेंजेंट इवेंट या तो इम्पॉसिबल हो गया या इलीगल हो चुका है। रेप्यूटेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है जहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती। हमने बोला अगर कोई पार्टी को आपने फ्रीली कंसेंट नहीं कराया है तो उसकी ऑप्शन पे बेटा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरे साथ फ्रॉड किया, कोर्जन किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, मैं फिर भी एक्सेप्ट करता हूं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट इफ दैट पार्टी रिजेक्ट्स दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर रेप्यूटेशन हो गया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती, फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने लगभग लगभग पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया। एक पार्ट जो आपके बेस पे रहता है या आपके पार्ट पे रहता है, दैट इज मेक श्योर टू रिवाइज योर ऑल दी डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्लॉजेस अच्छे से रिवाइज करके रखोगे स्टूडेंट्स, तो कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं आपको। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।